ओम साईं राम। मैं अंकित तिवारी आपका हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जैन धर्म के विशेष बिंदुओं पर चर्चा करने वाले थे। जैन धर्म में त्रिरत्न की एक परंपरा है। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ, इसी तरह जैन धर्म जो है इसमें भी त्रिरत्न है। इनको आपको समझना है। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो कैसे हैं। पहले हम लोग जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु तक समझ चुके थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था उसका जो नेतृत्व है वो सुधर्मन ने किया, और सुधर्मन के साथ साथ ही इन तीन रत्न की जो परंपरा थी उसकी शुरुआत होती है। ध्यान से समझिएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का नेतृत्व सुधर्मन ने किया। सुधर्मन ने जैन धर्म का नेतृत्व किया और जैन धर्म में त्रिरत्न की जो परंपरा थी उसकी शुरुआत की। जैन धर्म के त्रिरत्न समझिएगा कौन कौन से थे। पहला तो था सम्यक श्रद्धा, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा था सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, धम्म का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म, और ज्ञान का तो ज्ञान ही है। संघ का जो अर्थ था वो बौद्ध धर्म का संघ था। ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पर। दोनों में तुलना करने में आपको आराम रहेगा। बुद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? पहला तो बुद्ध थे। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, यानी ज्ञान था। दूसरा धम्म था, यानी धर्म। तीसरा संघ था, यानी जो संगठन बना था वो था। इसके बाद यहाँ पर त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, यानी समान रूप से श्रद्धा रखिए। सम्यक ज्ञान होना चाहिए, समान रूप से आपका ज्ञान होना चाहिए, यानी आप जो भी काम करें जैन मत में समान जो चीज़ें हैं वो सबके लिए एक जैसी हैं। जैसे अहिंसा, सब लोग उसको आचरण में लाएं, यानी सबके पास समान ज्ञान अहिंसा का होना चाहिए। सम्यक आचरण, यानी सबके साथ समान आचरण होना चाहिए। यही जैन धर्म के तीन रत्न हैं, त्रिरत्न हैं। जैन मत का जो दार्शनिक आधार है वो अनेकांतवाद है। इसको ही आगे चलकर स्यादवाद भी बोला गया है। लिखिएगा, जैन धर्म का दार्शनिक आधार अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद है। इसको स्यादवाद या सप्त भंगीयवाद इन नामों से भी जाना गया है।
तो कभी भी पूछा जाए, जैसे बौद्ध धर्म का दार्शनिक आधार क्या था या बौद्ध धर्म का आधार क्या था, तो प्रतीत सम उत्पाद, इसके होने से यह होता है। जबकि इन्होंने बताया कि अनेकांतवाद है, यानी हमेशा आप उन चीज़ों का आचरण करें जो जैन धर्म कहता है। जैसे पंचशील सिद्धांतों को अपनाइए। पंचशील सिद्धांतों को जो लोग अपना लेते थे, यहाँ पर एक प्रश्न लिख लीजिएगा, पूछा भी गया है, उन्हें क्या कहते थे? पंचशील सिद्धांत मानने वाले को महाव्रता कहते थे। इसके बाद जो व्यक्ति पंचशील सिद्धांत को नहीं मान पाता था, जैसे ना ही वो सत्य पूरी तरह से बोल सकता है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इसके बाद ब्रह्मचर्य, ये सब जैन धर्म में शामिल ऋषियों या लोगों के लिए थे। लेकिन आम जनमानस जो जैन मत में आस्था रखता था, ये लोग कठोर जो नियम थे उन्हें महाव्रता कहते थे, यानी पूरे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यानी उनको उसी रूप में मान लेते थे। लेकिन आम जनमानस जो था, यानी आम जनता जो सिर्फ जैन मत में विश्वास करती थी, आम जनमानस के लिए इन सिद्धांतों में छूट थी, और जो आम जनमानस था उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया अनुगत। पूछा जाता है कि बताइए अनुगत किसे कहा गया जैन धर्म में, तो आम जनमानस को अनुगत कहा गया। महाव्रता किसे कहा गया? जो जैन धर्म के ऋषि होते थे, जो जैन धर्म को पूर्णतया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य पांचों नियमों का पालन करते थे, पंचशील सिद्धांत को मानते थे, उन्हें महाव्रता कह देते थे। जैन मत में बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित हैं। जैसे जैन मत में एक संलेखना प्रथा प्रचलित है, इसको समझ लीजिए क्या है। संलेखना प्रथा ये जैन मत में प्रचलित है। जैन मत में संलेखना जो प्रथा है, इसके तहत व्यक्ति अपने प्राण त्याग देता है जैन मत में, और इस प्रथा को कई सारे लोगों ने माना है, जिससे उपवास के द्वारा प्राण त्याग दिए जाते हैं। तो संलेखना विधि क्या है? जैन मत में उपवास के माध्यम से प्राण त्यागना, यही कहे गए जैन मत में संलेखना विधि। इसके बाद जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कुल 2 बार जैन जो संगीतियां हैं या जैन जो समारोह हैं, उनका आयोजन कराया गया। कैसे कराया गया जरा देखिएगा। 313 ईस्वी पूर्व में जैन की पहली जो संगीत थी उसका आयोजन कराया गया। एक तरफ लिख लीजिएगा, क्रम ऊपर लिख लीजिएगा, जैन संगीतियां कुल 2 हैं। क्रम, फिर इसके बाद स्थल कहाँ आयोजित की गई, इसके बाद अध्यक्ष, इसके बाद वर्ष, इसके बाद विशेष क्या रहा, ये आपको ध्यान रखना है। पहली जो जैन संगीत थी उसको आयोजित किया गया 313 ईस्वी पूर्व में। अध्यक्ष जो था वो स्थूल भद्र को बनाया गया,
ध्यान से समझिएगा, 313 ईस्वी पूर्व में स्थूलबद्ध की अध्यक्षता में पहली जैन जो संगीत थी उसका आयोजन कराया गया। इस पहली जैन संगीत के आयोजन स्थल को पाटलिपुत्र के रूप में चुना गया और इसमें ही जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था। स्थल जो था वो पाटलिपुत्र था। कैसे भी पाटलिपुत्र यानी आज के समय में पटना, इसकी स्थापना हुई थी वो भी हम बाद में देखेंगे। विशेष में क्या लिखेंगे कि पहली जैन संगीत के समय ही पहली जैन संगीत के समय ही जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कौन कौन से 2 भाग थे समझ लीजिए। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर को मानने वाले जो लोग थे वो सफेद श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर के जो व्यक्ति थे वो वस्त्रहीन रहना ज़्यादा पसंद करते थे, यानी वो वस्त्र को धारण ही नहीं करते थे। श्वेतांबर इसके प्रवर्तक जो थे वो स्थूलभद्र ही थे। स्थूलभद्र श्वेतांबर के जो लोग थे ये सफ़ेद वस्त्र, जैन धर्म में आपने देखा होगा कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं कुछ लोग वस्त्रहीन रहते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। इसके बाद जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र वही श्वेतांबर के एक तरह से पक्षधर थे। सफ़ेद जो वस्त्र थे उसके पक्षधर थे। स्थूल भद्र श्वेतांबर के पक्षधर, श्वेतांबर के पक्षधर थे स्थूलभद्र। इसके बाद इनके जो अनुयायी हैं श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले, ये वर्तमान में भारत में बहुतायत मात्रा में है। इसके बाद दिगंबर की बात आती है। जो दिगंबर के लोग हैं वो वस्त्रहीन रहते हैं। दूसरी इनमें विशेषता क्या है कि ये जो लोग हैं वस्त्रहीन रहते हैं, और दूसरी विशेषता है कि इनके जो अनुयायी हैं यानी इनको मानने वाले वो भद्र बाहु हैं। ध्यान रखना, भद्र बाहु इसके पक्षधर हैं, या इसके जो दिगंबर है उसके कह सकते हैं कि प्रवर्तक हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, पूछा जाता है जैन धर्म की कौन सी शाखा आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका चली गई, यानी भारत से बाहर चली गई। तो दिगंबर के जो मानने वाले लोग थे कालांतर में यह लोग दक्षिण भारत चले गए। यह लोग दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिण भारत चले गए। यह लोग दक्षिण भारत चले गए। सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले लोग जो थे ये उत्तर भारत में अभी भी हैं। स्थूलभद्र के अनुयायी जो थे वो कहे जाते थे। तो जैन धर्म की पहली संगीत क्या थी? पहली संगीत पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 313 ईस्वी में। जैन धर्म 2 हिस्सों में टूट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र श्वेतांबर के सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले लोगों के अनुयायी बने, दिगंबर में भद्रबाहु थे और इन्होंने वस्त्रहीन रहना ज़्यादा पसंद किया और कालांतर में ये दक्षिण भारत चले गए। इसके बाद बारी आती है दूसरी जैन संगीत की, जो 200 वर्ष बाद आयोजित की गई। दूसरी जैन संगीत जो थी इसका आयोजन 513 ईस्वी में किया गया। ध्यान से समझिएगा, पहली जो जैन संगीत थी
यहाँ पर सही कर लीजिएगा। पहली जो जैन संगीत थी वो 313 AD में की गई। दूसरी जो जैन संगीत थी, ये जैन संगीत जो थी ये आयोजित की गई 513 ईस्वी में, यानी AD में। 513 ईस्वी में दूसरी जैन जो संगीत थी उसको आयोजित किया गया। इस जैन संगीत को वल्लभी गुजरात में आयोजित किया गया। जगह पूछी जाए तो वल्लभी ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। इसका स्थल पूछा जाए, वल्लभी गुजरात में है। अगर पूछा जाए इसका अध्यक्ष, तो देवरभी क्षमा भवन जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। तो अगर अध्यक्ष पूछा जाए, देवरभी क्षमा, देवरभी नाम याद रखिएगा, भमण ये इसके अध्यक्ष हैं, ये स्थल, और वो आपका कह सकते हैं काल। इसमें क्या हुआ, तो जैन ग्रंथ जो थे आगम, मैंने आपको बताया था जैन धर्म की जब प्रारंभिक साहित्य क्षेत्र पढ़ रहे थे तो जैन धर्म का साहित्यिक क्षेत्र आगम ग्रंथ कहे जाते हैं। तो आगम ग्रंथों का संकलन किया गया। आगम ग्रंथों का पहली बार संकलन किया गया। आगम ग्रंथ क्या थे? आगम ग्रंथों में शरीर के जितने भी भाग होते हैं उन सब को बताया गया। 10 अंग, 10 उपांग, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी द्वार, इस तरह करके जितने भी आगम ग्रंथ थे उन सब की रचना की गई। दूसरी बौद्ध संगीति 513 ईस्वी वल्लभी गुजरात में। इसके बाद जैन धर्म के जो ग्रंथ रचे गए ये सब अर्धमागधी प्राकृत भाषा में रचे गए। तो अगर पूछा जाए जैन की भाषा, जैन धर्म की भाषा, तो ये जो भाषा है ये संस्कृत का ही एक आगे चलकर विकसित रूप था, अर्धमागधी प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। तो इस तरह करके ये भी संस्कृत का एक सरल रूप कह सकते हैं, आम जनमानस तक पहुंच सके लोग। इस कारण जैन धर्म की भाषा अर्धमागधी प्राकृत के रूप में इनको बताया गया। तो इस तरह करके आपके सामने जैन धर्म था और जैन धर्म से जुड़े हुए अब तक के सारे प्रश्नों के उत्तर अब आप दे पाएंगे। जैनियों ने शिक्षा और व्यापार को ज़्यादा महत्व दिया। क्यों? क्योंकि इसके समय के बहुत सारे राजा जो थे जैन धर्म के संरक्षण दे रहे थे। ध्यान रखना, जैन धर्म के लोगों ने व्यापार और शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। बुद्ध ने इतना ज़्यादा शिक्षा पर महत्व नहीं दिया जितना जैन धर्म ने ध्यान दिया। तो ध्यान रखेंगे, इसमें पॉइंट चाहे तो आप लिख लें। जैन धर्म ने शिक्षा और व्यापार पर विशेष ध्यान दिया। जैन धर्म इन चीज़ों में आगे रहा। दूसरी चीज़ ये थी कि जैन मत को संरक्षण देने वाले कुछ विशेष राजा थे, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप अवश्य सुनेंगे अभी आगे मौर्य वंश में। संलेखना विधि के द्वारा प्राण भी त्याग देता है। तो इस तरह करके जैन धर्म के महापद्मनंद, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खालवेल, ये सब प्रमुख राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। इनको अभी आप पढ़ेंगे भी, तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप वहीं समझ लीजिएगा। चलिए, इतना आपको इस जैन धर्म में पढ़ना था। जैन धर्म को अब आप अच्छे से समझ गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इस समय तत्कालीन समय में अब धर्म दो जो प्रमुख थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन दोनों को समझ लिया। अब हमें पढ़ना है राजवंशों को। इन राजवंशों को पढ़ने से पहले हम मगध को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 16 महाजनपदों में सबसे अंत में मगध को देखा था और हमने ये भी समझा था
कि बाकी सारे महाजनपद जो थे वो सब कहीं ना कहीं आगे चलकर मगध में ही मिलने वाले हैं। मगध जो था वो सबसे एक तरह से शक्तिशाली महाजनपद के रूप में आगे उभरा और इस पर अधिकार करने के लिए लगभग हर जो राजा रहा वो चेष्टा करता था ज़्यादा से ज़्यादा मगध पर समय शासन कर सके। इस दृष्टि से हम पहले मगध का उत्कर्ष देखेंगे, फिर इसमें आने वाले हम वंशों को देखेंगे, किन किन वंशों ने अपने वंश की स्थापना की इस मगध पर और कैसे राज किया। तो हेडिंग डाल लीजिए, मगध का उत्कर्ष। न्यू चैप्टर है मगध का उत्कर्ष। हमने देखा था कि अंगुत्तर निकाय जो था उसमें कुल 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया था। 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख महाजनपद मगध ही था। मगध का कई सारी चीज़ों से बड़ा ही कह सकते हैं रोचक लगाव रहा। मगध एक सघन आबादी वाला क्षेत्र था। सघन आबादी वाला क्षेत्र था, यानी घनी आबादी वाला क्षेत्र था मगध, जिसमें जनबल जो था वो बहुत अधिक था। जनबल अधिक था। लोहे की खोज हुई, मगध के जंगलों को काटा गया, मगध का आर्थिक विकास जो था वो तेजी से होने लगा। लोहे की खोज ने मगध का आर्थिक विकास तेजी से किया, तेजी से किया। इसके बाद मगध जो था उसमें अब वैदिक परंपरा को मानने वाले जो लोग थे या राजा थे वो नहीं आ रहे थे। इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में दो ऐसे मत आ चुके थे जो वैदिक परंपरा के कट्टर पंथ को या कह सकते हैं वैदिक परंपरा के सख्त नियम कानूनों को नहीं मानते थे। ये लोग किसी भी पुरोहित या कह सकते हैं आचार्य को इतना महत्व नहीं देते थे जितना वैदिक परंपरा में मिलता था। तो यहाँ पर उन धर्मों का प्रचार हुआ या उन धर्मों का उदय हुआ। मगध में उन धर्मों का उदय हुआ जो वैदिक परंपरा को नहीं मानते थे। अब राजा को अपनी शक्ति विस्तारित करने का अधिकार मिल गया। राजा को किसी चीज से कोई डर नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में उनको धर्मों का एक कह सकते हैं विकल्प भी मिल गया। इस कारण जो मगध था उसका आर्थिक क्षेत्र जो था वो और तेजी से बढ़ गया। जंगलों को काटकर लोगों ने खेत बनाए। आर्थिक जो दृष्टि थी उससे कह सकते हैं मगध जो था वो अपने आप में विकसित होता चला गया। प्रत्येक पर्याप्त साधन यहाँ पर उपलब्ध होने लगे। इसके साथ साथ
मगध महाजनपदों के क्षेत्रीय जो कह सकते हैं विस्तार में शामिल हुआ। मगध जो था इसका क्षेत्रीय विस्तार आगे चलकर होने लगा, क्योंकि उन धर्मों का उदय हुआ, क्योंकि जैसे हमारी वैदिक परंपरा थी, हम लोग किसी के क्षेत्र पर अधिकार नहीं करते थे, ऐसा वैदिक परंपरा में कहा गया। अगर कोई करता था तो वो अपराध करता था। लेकिन मगध में उन धर्मों का उदय हुआ जो वैदिक परंपरा को नहीं मानते थे, जिस कारण राजाओं के क्षेत्रीय विकास होने लगे। राजाओं ने क्षेत्रीय विकास किया और धीरे धीरे करके मगध बहुत बड़ा अपना एक साम्राज्य बना लेता है। अभी एक छोटी जगह मगध, जिसकी राजधानी गिरिवज या राजगृह थी, अब वो बदल करके आगे चल के पाटलिपुत्र और इस तरह से बहुत सारे एक क्षेत्र को शामिल कर दक्षिण भारत तक मगध जो था वो नंद वंश के समय एक तरह से भारत के हिस्से में आ चुका था, यानी इस मगध के हिस्से में आ चुका था। मगध के महत्वाकांक्षी राजा जो थे वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इन धर्मों में चले गए, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मानने लगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के साथ ही उन्होंने इस मगध जो था इस क्षेत्र का विस्तार कराया है। तो ये वास्तव में मगध का उत्कर्ष था, इतना आपको तैयार करना है। साथ ही साथ जो मगध का क्षेत्र है वो नदी के तट पर, यानी गंगा नदी के तट पर था, इसलिए आवश्यक जो साधन थे वो भी इनको मिलने लगे, जल की कोई कमी नहीं होती थी। बाकी अन्य क्षेत्रों में इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी मगध के क्षेत्र को मिली, जिस कारण मगध जो था वो विकसित होता चला गया। मैंने आपको बताया था जब उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे थे तो उसमें बताया जंगलों की कटाई हुई, उससे मिले हाथी इन राजाओं की शक्तियों को बढ़ा देते हैं। इन राजाओं की शक्ति बढ़ती है तो दूसरी सेनाएं अन्य क्षेत्रों की कमज़ोर होने लगती हैं और मगध के क्षेत्र की सेनाएं इतनी मजबूत हो जाती थी कि आगे चलकर आप देखेंगे कि मौर्य वंश में कैसे घनानंद को इसी एक कह सकते हैं छोटे से क्षेत्र के व्यक्ति ने पराजित कर दिया। तो इतना आपको इस मगध के उत्कर्ष के बारे में समझना था। इसके बाद अब हम समझेंगे मगध पर राज करने वाले पहले वंश हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश क्या था इसकी हेडिंग डाल लीजिएगा और फिर लिखना शुरू करिएगा, समझना पहले जरूरी है, इसलिए हर्यक वंश के बारे में समझेंगे। हर्यक वंश, हर्यक वंश जो है इसकी स्थापना बिंबिसार ने की है। इसे मगध की कह सकते हैं जो राजधानी थी, राजगृह या गिरिवज को ही अपनी राजधानी बनाया। बस यही प्रश्न इसके बारे में पूछे भी जाते हैं। हर्यक वंश, इसका संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी गिरिव्रज ऑब्लिक राजगृह को बनाया। बहुत बुद्धिमान था, जानता था इतनी बड़ी ना ही सेना है और ना ही इसके पास इतने संसाधन है, तो इसने पड़ोसी राज्य की जो राजकुमारियां थीं उनसे विवाह करना शुरू कर दिया। तो पूछा जाता है मगध का वो कौन सा राजा था जिसने अपनी शक्ति को वैवाहिक संबंध के द्वारा बढ़ाया है? तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा शक्ति में वृद्धि की। इसने कौशल महाजनपद जो था उसकी राजकुमारी महाकोशला से विवाह किया बिंबिसार ने। कौशल महाजनपद की राजकुमारी तो बिंबिसार था, उसने
कौशल महाजनपद की राजकुमारी महाकोसला से विवाह किया। दूसरा विवाह उसने एक लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी, इनको जीतना बहुत मुश्किल था। इसका पुत्र आएगा, अभी देखना वो लिच्छवियों को कैसे हराता है। लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना या इसी को छेलन्ना भी कहते थे। लिच्छवी राजकुमारी चेलना या छेलना से विवाह किया। इसके बाद इसने एक मद्र की राजकुमारी थी, मद्र देश की, जिनका नाम क्षेमा या खेमा था, उनसे भी विवाह किया है। तो तीसरा इसका विवाह, ये वैवाहिक संबंध के द्वारा अपनी शक्ति जो है वो बढ़ा रहा है। मद्र देश की राजकुमारी खेमा या क्षेमा से विवाह किया। इसके बाद जो इसने और एक काम अच्छा किया कि इसने अंग का जो राज्य था उसको जीत लिया और उसको मगध में मिला लिया। तो पूछा जाता है बिंबिसार ने किस क्षेत्र को जीता? तो बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिला लिया। ध्यान से समझिएगा, एक जनपद जो था महाजनपद अंग, उसको किसने जीता है? तो ध्यान रखना, उसको बिंबिसार ने जीता है। यानी पहले राजा की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने हर्यक वंश पहले वंश को पढ़ा है और इसी के राजा, ध्यान रखना, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने अंग को जीता है। इसके बाद बिंबिसार का एक वैद्य था जीवक, जिसका नाम था, इस पर भी प्रश्न पूछा गया कि जीवक किसका राजवैद्य था? जीवक बिंबिसार का राजकीय वैद्य था, राजकीय वैद्य था। इसके बाद बिंबिसार का बेटा आता है गद्दी पर, जिसका नाम अजातशत्रु था, और इस अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो लिख लीजिएगा, उत्तराधिकारी पुत्र बिंबिसार, यानी इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो पुत्र बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। पहले तो पूछा गया कि बताइए राजधानी क्या रही बिंबिसार की। राजगृह है गिरिव्रज। इसने शक्ति किस तरह से एक तरह से अपनी स्थापित किया, शक्ति में वृद्धि की? तो वैवाहिक संबंध के द्वारा इसने अपनी शक्ति जो थी उसको बढ़ाया है। इसके बाद पूछा जाता है कि इसने किस क्षेत्र को जीता है। तो ध्यान रखना, इसने अंग के क्षेत्र को जीता। बाकी किन राजकुमारियों से विवाह किया? तो महाकोशला से, लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से इसने विवाह किया। बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध में मिलाया, लेकिन इसका पुत्र जो था अजातशत्रु, उसने ही पुत्र जो था अजातशत्रु, उसने इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो इतना आपको इसके बारे में तैयार करना। अगली क्लास में अजातशत्रु को समझेंगे। चलिए इतना तैयार करके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।